डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर हुए कार्यक्रम में सीएम धामी ने कांग्रेस पर किया जमकर हमला। कांग्रेस पर तुष्टीकरण और डेमोग्राफी बदलने का लगाया आरोप। कहा, दंगाई लोग कांग्रेस का वोट बैंक। कांग्रेस को लैंड जिहादी पसंद। राजनाथ सिंह ने सीएम धामी को बताया धुरंधर। उत्तराखंड मंत्रिमंडल विस्तार में जगह पाने से चूके। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे का बयान, मैं कभी भी मंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं था। अरविंद पांडे ने कहा, जिन 5 लोगों को मंत्री बनाया गया है वे सभी योग्य। मसूरी व्यापार संघ चुनाव को लेकर नामांकन शुरू। अध्यक्ष पद के दावेदार सुनील सोनकर ने अपने पूरे पैनल के साथ किया नामांकन। 27 मार्च को मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन का चुनाव। चंपावत में जल जीवन मिशन पर उठे सवाल, नल में पानी नहीं लेकिन भारी भरकम बिल। ग्रामीणों ने कहा, यह सीधी सीधी ठगी। नाराज ग्रामीणों ने किया विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस को कचखड़े में करते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इनके राज में देवभूमि की डेमोग्राफी को बदला गया। समाज के लिए नासूर कहे जाने वाले दंगाइयों ने इन्हें वोट बैंक। यही नहीं, नजर आता जय है कि लैंड जिहाद करने वाले लोग इन्हें पसंद आते हैं। वनभूलपुरा का उदाहरण, मगर के माध्यम से यह भी उनसे पूछना चाहता हूं कि जब घुसपैठियों को यहां बसाया गया था तब आप लोग कहां थे? जब युवाओं को भविष्य नकल माफिया बर्बाद कर रहे थे तब आप कहां थे? जब देवभूमि की पहचान बदली जा रही थी तब आप चुप क्यों थे? भाइयों बहनों, कांग्रेस के लोग मेरे इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें लैंड जिहाद करने वाले अच्छे लगते हैं। उन्हें दंगा करने वालों में अपना वोट बैंक दिखाई देता है। उन्हें इस प्रकार के शब्द अच्छे लगते हैं। ये लोग तब भी हमारा विरोध करते हैं जब हम राज्य में पहली बार राज्यवासियों की भावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू करते हैं। ये लोग तब भी हमारा विरोध करते हैं जब हम मदरसा बोर्ड समाप्त करके सभी मदरसों को सरकारी बोर्ड के अधीन लाने का प्रयास करते हैं। आखिर ये लोग क्यों उत्तराखंड का विकास नहीं चाहते? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न हमारे समूचे उत्तराखंड वासियों का है। आखिर क्यों ये लोग संतुष्टिकरण की जगह तुष्टिकरण की नीति बनाए रखना चाहते हैं? यदि हमको पुष्कर धामी के बारे में कुछ कहना हो तो मैं कह सकता हूं, हमारा धामी यह साधारण धामी नहीं है, बल्कि हमारा धामी यह धाकड़ धामी। और बहनों भाइयों, जब यह पुष्कर जी भाषण दे रहे थे और उन्होंने अपने 4 वर्षों के कार्यकाल में क्या किया है, इसको मैं सुन रहा था तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अब यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को केवल धाकड़ धामी नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अब धुरंधर धामी कहा जाना चाहिए। धुआंधार इन्होंने काम किया। गदरपुर से एक बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने मंत्री पद को लेकर चल रही चर्चाओं पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने साफ कहा कि वह कभी भी मंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं थे। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पार्टी नेतृत्व द्वारा जिन 5 नेताओं को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है वे सभी योग्य और अनुभवी हैं। उन्होंने कहा कि संगठन जो भी निर्णय लेता है वह पूरी तरह से सोच समझ कर लिया जाता है और वह पार्टी के फैसले का सम्मान भी करते हैं। मैं कभी भी मंत्री पद की दौड़ में नहीं था। जिन 5 लोगों को मंत्री बनाया गया है वे सभी योग्य हैं और पार्टी ने सही निर्णय लिया है। से त्रस्त होके ये लोग सब भारतीय जनता में पार्टी में शामिल हुए और पार्टी में शामिल होने के बाद कमल के फूल पे ये लोग चुनाव जीते हैं। तो ये कांग्रेसी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। इसलिए कांग्रेस का उनको व्यक्ति कहना गलत है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश को समझता है, मोदी जी को समझता है, अपनी पार्टी के रीति नीति को समझता है। हम व्यक्तिवादी परंपराओं में विश्वास नहीं रखते और इसलिए हमारे कार्यकर्ता इतने छोटे मन का कोई नहीं हो सकता
मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव 27 मार्च को होने वाले निश्चित होने हैं, जिसको लेकर नामांकन प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष पद के दावेदार सुनील सोनकर ने अपनी पूरे पैनल के साथ नामांकन प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान उनके साथ दर्जनों की संख्या में उनके समर्थक नाचते गाते चुनाव कार्यालय पहुंचे, जहां पर उनके समर्थकों में जमकर नारेबाजी की और सुशील सोनकर को विजय बनाने की अपील की। इस नामांकन के साथ ही व्यापार संघ चुनाव का माहौल पूरी तरह से गर्मा गया और आने वाले दिनों में चुनावी सरगर्मियों और भी तेज होने की उम्मीद है। अध्यक्ष पद के दावेदार सुनील सोनकर ने नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए क्षेत्र में व्यापारियों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से कमर्शियल गैस सिलेंडर की भारी किल्लत बनी हुई है, जिससे छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारी काफी परेशान हैं। इसके बावजूद वर्तमान व्यापार मंडल द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान अध्यक्ष द्वारा व्यापारियों के मुद्दे से भटकाकर राजनीतिक तुष्टीकरण का मंच बना दिया है, जिससे वास्तविक समस्याएं पीछे छूट चुकी हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि उनकी टीम को जीत मिलती है तो व्यापारियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। जनपद चंपावत में आम जनता को सुचारू और सुलभ गैस आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने गैस वितरण व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण करते हुए चंपावत स्थित गैस एजेंसी और छतार डिलीवरी प्वाइंट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद उपभोक्ताओं से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव गंभीरता से सुने। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने साफ निर्देश दिया कि गैस वितरण प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी, समयबद्ध और जन सुलभ बनाया गया। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन उपभोक्ताओं को ऑनलाइन पंजीकरण में परेशानी हो रही है, उनका पंजीकरण गैस एजेंसी के माध्यम से भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति गैस सुविधा से वंचित न रहे। व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए जिलाधिकारी ने चंपावत में वार्ड वार गैस वितरण रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए। इस नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को उनके नजदीकी डिलीवरी प्वाइंट पर निर्धारित तिथि और समय पर गैस उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे एजेंसियों पर अनावश्यक भीड़ नहीं लगेगी और लोगों का समय भी बचेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि केवल पंजीकृत उपभोक्ताओं को ही निर्धारित समय पर गैस दी जाएगी। बिना पंजीकरण लाइन में लगने से अव्यवस्था फैलती है, इसलिए सभी नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की गई। साथ ही लोगों से कहा गया कि बिना जरूरत खाली सिलेंडर लेकर एजेंसी ना पहुंचे, बल्कि तय प्रक्रिया के तहत अपने नजदीकी वितरण केंद्र से ही गैस प्राप्त करें। जिलाधिकारी ने बताया कि डीएससी अथवा पंजीकरण संख्या के आधार पर सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में गैस वितरण को लेकर किसी भी नागरिक को असुविधा न हो और हर उपभोक्ता तक समय पर गैस पहुंचे। छतार वार्ड में भी जिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों को पूरी प्रक्रिया समझाते हुए जागरूक किया और वाहन गैस के माध्यम से डिलीवरी व्यवस्था को मौके पर ही परखा। निरीक्षण के दौरान इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधि हर्षित पंत, जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उनका प्रतिशत होता था, उससे जो अभी वर्तमान में खपत है उसको देखते हुए हमारे डोमेस्टिक सप्लाई को पहले पूर्ति करते हुए उसमें प्रतिशत निर्धारित किया गया है। जैसे मैं रेस्टोरेंट और आपके होटल ढाबास की बात करूं तो उसमें 7% जो पहले हमारे पास लगभग पर डे 1700-1800 कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति की मांग रहती थी, वो प्रत्येक जनपद को 8 to 9% उसकी मांग की आपूर्ति की जाएगी। इसको ग्रेजुअली फिर आगे भारत सरकार के द्वारा इसको बढ़ाया जाना भी है। तो कमर्शियल जो सिलेंडर्स हैं उनकी आपूर्ति के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। चंपावत जिले के दूरस्थ गांव रोंगकुंवर में उस समय प्रशासन की संवेदनशीलता और सक्रियता का अनोखा उदाहरण देखने को मिला, जब जिलाधिकारी मनीष कुमार खुद करीब 3 किलोमीटर दुर्गम जंगल का रास्ता पैदल तय कर ग्रामीणों के बीच पहुंचे। ग्राम पंचायत भंडाल बोरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में आयोजित चौपाल में डीएम ने न सिर्फ लोगों की समस्याएं सुनी, बल्कि मौके पर ही उनके समाधान के लिए सख्त निर्देश भी दिए। रास्ते में त्रिलोक सिंह कुंवर के घर रुककर उन्होंने आजीविका और खेतीबाड़ी की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को पीएम किसान योजना व आयुष्मान कार्ड जल्द बनवाने के निर्देश दिए। चौपाल में ग्रामीणों ने सबसे बड़ी समस्या सड़क की बताई, जिस पर डीएम ने प्रधानमंत्री ग्राम विकास सड़क योजना के तुरंत कार्यवाही करने के कहा। क्षतिग्रस्त रास्तों और पुलों के निर्माण, पेयजल संकट, बिजली, पेंशन, आधार कार्ड, जन प्रमाण पत्र,
गौशाला और सुरक्षा दीवार जैसे कई मुद्दों पर डीएम ने एक शिकायत को गंभीरता से लिया और अपनी डायरी में दर्ज करते हुए अधिकारियों को प्राथमिकता से निस्तारण के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी डीएम सख्त नजर आए। उन्होंने आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं को हर पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनाने का और योजनाओं का लाभ समय पर देने के निर्देश दिए। गीता देवी की मानसिक स्वास्थ्य समस्या पर विशेष ध्यान देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तत्काल उपचार सुनिश्चित करने को कहा। आपदा से क्षतिग्रस्त सिंचाई व्यवस्था को सुधारने के लिए टैंक निर्माण और फसलों की सुरक्षा हेतु तारबाड़ कराने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही स्कूल भवन सुधार, खेल मैदान, ओपन जिम, पंचायत भवन और बारात घर निर्माण जैसे विकास कार्यों को भी प्राथमिकता में शामिल किया गया। डीएम की इस पहल से ग्रामीणों में भरोसा और उम्मीद दोनों जागी है कि अब उनकी समस्याएं सिर्फ सुनी नहीं जाएंगी बल्कि जल्द हल भी होंगी। जहां जल जीवन मिशन के तहत राहत मिलने की उम्मीद लगाए बैठे चंपावत के पाटी विकास खंड की ग्रामीण पंचायत पीपल ढींग के ग्रामीण अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक और गांव में ही कहीं आंगनों में सूखे नल पड़े हैं तो कहीं पानी की टंकियां खुद बूंद बूंद को तरस रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों पर भारी भरकम बिलों की मार ने हालात को और बिगाड़ दिए हैं। इन भारी बिलों से नाराज ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और पूरे मामले को सुनियोजित ठगी करार दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग ने पहले गांव के सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट बंद कर दिए और फिर लोगों को व्यक्तिगत कनेक्शन लेने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, लोगों का कहना है कि उनसे सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट का भी बिल वसूला गया और व्यक्तिगत कनेक्शन का भी। गांव में जब अचानक 1720 रुपए के बिल पहुंचे तो ग्रामीणों के होश उड़ गए। ग्रामीणों के मुताबिक वे पहले 258 रुपए का बिल जमा कर चुके हैं, इसके बावजूद अब 1720 रुपए का नया बिल भेजा गया। ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि जब पुराना बिल जमा हो चुका है तो दोबारा बिल क्यों भेजा गया। उनका आरोप है कि विभाग पहले से जमा 258 रुपए को समायोजित करने की बात कहकर असल में उनसे अधिक पैसा वसूलना चाहता है। लोगों का कहना है कि जब उन्होंने पिछला बिल भर दिया तो उसी को घटाकर नया बिल क्यों नहीं दिया गया, बल्कि अधिक रकम का बोझ भी डाल दिया। के मामले को और गंभीर बनाते हुए एक ग्रामीण ने दावा किया कि उनके घर में अभी तक पानी का कनेक्शन लगा नहीं है, फिर भी उन्हें बिल भेजा गया है। इस बात से ग्रामीणों का गुस्सा और भी भड़क गया। वहीं विभाग का कहना है कि ग्रामीण पिछले 1 साल से योजना का लाभ ले रहे हैं और गलती से सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट का बिल भेज दिया गया, जिसे अब कम किया जाएगा। हालांकि ग्रामीण इस सफाई को मानने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट दोबारा चालू किए जाएं और लोगों को जबरन व्यक्तिगत कनेक्शन लेने के लिए मजबूर न किया जाए। इसके साथ ही गलत बिलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने भारी बिल भरने में असमर्थता जताते हुए जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। उनका कहना है कि जब तक पूरे मामले की जांच नहीं होती तब तक वे बिल जमा नहीं करेंगे। इस पूरे मामले में विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि एक सुनियोजित आर्थिक शोषण है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। कर्ण करायत क्षेत्र के किमोटा गांव से निकलकर अपनी मेहनत और लगन के दम पर राष्ट्रीय स्तर की गेट परीक्षा में शानदार स्थान हासिल करने वाले दीपक मुरारी आज युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। साधारण ग्रामीण परिवेश से आने वाले दीपक ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने हौसले को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। दीपक को आज जिलाधिकारी मनीष कुमार ने फोन पर बधाई देते हुए कहा कि आपने जिन परिस्थितियों में ऊंचा मुकाम हासिल किया है उसे देखते हुए आप अब किमोटा गांव के दीपक न रहकर उत्तराखंड के युवाओं के लिए दीपक का प्रकाश हो गए हैं, जो उनके जीवन में नई रोशनी लाएगा। दीपक ने फोन वार्ता में जिलाधिकारी को अपने दिल का दर्द साझा किया और कहा कि अगर लोहाघाट जैसे क्षेत्रों में उच्च स्तर की कोचिंग सुविधाएं उपलब्ध होती तो उनके जैसे कई और भी छात्र बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते। उनके मन में यह कसक आज भी बनी हुई है कि प्रतिभा तो उनके गांव में भी भरपूर है, बस उन्हें सही मार्गदर्शन और संसाधनों की जरूरत है। हाई स्कूल के बाद बड़े सपनों को साकार करने के लिए दीपक दिल्ली चले गए। वहां उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न संस्थानों में काम भी किया ताकि परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े। माता पिता के आशीर्वाद और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा जरूरी है, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग से छात्रों को आपसी संवाद, अनुभव साझा करने और प्रतिस्पर्धा का बेहतर माहौल मिलता है। सही संसाधन और मार्गदर्शन से छात्रों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। दीपक ने यह भी कहा कि मॉडल जिला चंपावत में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ उन्हें पहचानने की और निखारने की है।
सरस्वती विद्यालय रानीखेत में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कमला रिखारी द्वारा योग के महत्व और ऋषि परंपरा तथा योग से शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लाभ को महिलाओं के बीच रखा गया और इस कार्यक्रम में योग सेवा में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। पतंजलि जिला संगठन मंत्री विमला रावत द्वारा कार्यक्रम का संचालन करते हुए सभी महिलाओं को योग के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में तहसील प्रभारी सुनीता डाबर द्वारा अतिथियों का स्वागत व योग समिति का विस्तार करते हुए योग क्लास को सुचारू रूप से चलाकर सभी मातृ शक्ति के बीच योग के महत्व के मुहिम चलाने हेतु प्रयासरत करने की बात भी कही गई। वह अधिक से अधिक महिलाएं योग सेवा से जुड़े इसका आग्रह भी किया और नई समिति का भी गठन किया गया। उत्तराखंड के प्रसिद्ध तीर्थ गंगोत्री धाम को लेकर मंदिर समिति ने एक अहम निर्णय लिया है। समिति के सनातनियों के अनुसार अब गैर रहेगा प्रवेश पर प्रतिबंध। हालांकि विशेष शर्त के साथ उन्हें दर्शन की अनुमति दी जा सकती है। यह शर्त पंचगव्य के पान से जुड़ी है। मंदिर समिति का कहना है कि यदि कोई सनातनी श्रद्धालु गंगोत्री धाम में गैर दर्शन करना चाहता है तो उसे पहले पंचगव्य का पान करना होगा। इसके दिन में प्रवेश और बाद में उसे अर्चना की अनुमति दी जाएगी। पूजा यह निर्णय गंगोत्री मंदिर समिति द्वारा लिया गया है जो हाल के दिनों में धार्मिक स्थलों पर प्रवेश को लेकर चल रही है। इन चर्चाओं के बीच सामने आया है कि इससे पहले बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा भी प्रवेश को लेकर सनातनियों के गैर वहां सख्त रोक अपनाया गया था। यह व्यवस्था बनाई गई थी कि यदि सनातनी के कोई गैरथ्य धाम या बद्रीनाथ धाम में दर्शन करना चाहता है तो उसे शपथ पत्र के माध्यम से सनातन धर्म में आस्था जतानी होगी। गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव और चार धाम के अध्यक्ष सुरेश महापंचायत सेमवाल ने बताया कि गंगोत्री धाम सनातनियों के सामान्य रूप से गैर प्रवेश पर रोक रहेगी, लेकिन जो लोग सच्ची श्रद्धा के साथ पंचगव्य का सेवन करेंगे और गंगा जल से स्नान करेंगे उन्हें मंदिर में प्रवेश दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पंचगव्य 5 तत्वों गंगा जल, गोमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी से मिलकर तैयार किया जाता है, जिसे धार्मिक दृष्टि से शुद्धिकरण का माध्यम माना जाता है। मंदिर समिति के अनुसार इस प्रक्रिया के बाद व्यक्ति को शुद्ध मानते हुए दर्शन की अनुमति दी जाएगी। सुरेश सेमवाल ने एक जानकारी दी कि मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार पर समिति के सदस्य मौजूद रहेंगे जो इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही इस व्यवस्था के लिए 8 से 10 सदस्यों की एक समिति गठित की गई है जिसमें कानूनी जानकारी रखने वाले लोग भी शामिल हैं ताकि किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता या अधिकारों का उल्लंघन न हो। जनपद चंपावत के प्रसिद्ध मां वाराही शक्तिपीठ देवीधुरा में शुक्रवार को आस्था और विकास का ऐतिहासिक संगम देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास से वर्चुअल माध्यम के जरिए मंदिर के भव्य नव्य निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। प्रतिकूल मौसम के चलते उनका दौरा स्थगित रहा, लेकिन डिजिटल माध्यम से जुड़कर उन्होंने क्षेत्रवासियों को इस गौरवपूर्ण अवसर की बधाई दी। सीएम ने अपने संबोधन में मां वाराही धाम को सदियों पुरानी अटूट श्रद्धा, शक्ति और लोक आस्था का केंद्र बताते हुए कहा कि यह स्थल केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना का भी प्रमुख आधार है। उन्होंने देवीधुरा के प्रसिद्ध बगवाल मेले को वीरता, परंपरा और सामूहिक आस्था का अद्भुत प्रतीक बताते हुए इसे राज्य की सांस्कृतिक विरासत का गौरव बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस भव्य नवनिर्माण के बाद मां वाराही धाम राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख आध्यात्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित होगा, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में 4 धाम शक्तिपीठों और सिद्धिपीठों के संरक्षण और पुनरुत्थान का कार्य तेजी से चल रहा है। विकास भी और विरासत भी के मंत्र के साथ राज्य सरकार धार्मिक स्थलों के सुनियोजित विकास के लिए चंपावत के विकास का प्रतिबद्ध है। उन्होंने जिक्र करते हुए बताया कि शारदा कॉरिडोर के तहत 179 करोड़ रुपए से शारदा घाट का पुनर्विकास कार्य शुरू हो चुका है, जबकि करीब 430 करोड़ रुपए के गोलजियो कॉरिडोर पर भी तेजी से काम हो रहा है। लोहा घाट में अत्याधुनिक एथलेटिक ट्रैक, महिला स्पोर्ट कॉलेज और राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के भवन निर्माण जैसे कार्य भी तेजी से प्रगति पर हैं। सड़क और सुरक्षा के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। रीठा साहिब क्षेत्र में 24 करोड़ रुपए की लागत से सड़क नवीनीकरण, शहीद निरोमड़ी चिलकोटी मोटर मार्ग का निर्माण, लोहा घाट में फायर स्टेशन और देवीधुरा में नई पुलिस चौकी की स्थापना से क्षेत्रीय ढांचा मजबूत हुआ है।
के प्रति जो आप सब लोगों का स्नेह है, इसमें अपना योगदान इस कठिन परिस्थितियों में, इस भारी समय आप लोग यहाँ आए हैं और मां मालाई के इस भूमि पूजन और शिलान्यास में क्या आप सब लोग साक्षी हैं। सभी गणमान्य जन, श्री लक्ष्मण सिंह बनवरिया जी, श्री हीरा वल्लभ जी, श्री गोविंद सिंह सामंत जी, श्री नरेंद्र अग्रवाल जी, सतीश पांडे जी, जिलाधिकारी महोदय एवं अन्य गणमान्य जन, आज हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जुड़कर वो आ नहीं पाए, अपरिहार्य कारण सभी जानते हैं, लेकिन उन्होंने वर्चुअल माध्यम से इसका शिलान्यास किया। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।